गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह 10th क्लास की हिस्ट्री का होगा। और इस 10th क्लास की जो हिस्ट्री है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोगों का टॉपिक है और यूरोप में राष्ट्रवाद के तहत हम लोग विभिन्न चीज़ों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका। यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आते हैं और यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में आपको जानने की जानकारी यहाँ से मिल रही है इस टॉपिक के माध्यम से। और यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रवाद प्रारंभिक टॉपिक है। तो सबसे पहले भारत में भी राष्ट्रवाद की प्रारंभ हुआ था, भारत में भी राष्ट्र राज्य की परिकल्पना आगे बढ़ी, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ी यह कल्पना राष्ट्रवाद की, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में सबसे पहले यूरोप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग भारत में चीज़ों को चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बताई गई आपको कि आपने देखा यहाँ पर कि बहुत सारे, आप जब मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखा जाए, मैप को देखा जाए, तो राष्ट्र राज्य आपको नहीं मिलेंगे। अनेक साम्राज्य बटे हुए थे, अनेक क्षेत्रों में बटे हुए थे, और बटे हुए साम्राज्य जो थे अनेक कैंटीनों में बटे थे, अनेक डचियों राजशाहियों में बटे हुए थे, जैसे जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। वे तब उस समय जो है सो एक कंट्री के नाम नहीं, वहाँ पे अनेक राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में ये बटे हुए थे, और एक स्वायत्त क्षेत्र था इनका, स्वतंत्रता इनकी खुद अपने आप में थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो पूर्वी और मध्य यूरोप जो था निरंकुश राजतंत्रों के अधीन हो चुका था। लेकिन इन इलाकों में जो लोग रहा करते थे, अनेक भाषाभाषी लोग रहा करते थे, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, जातीय समूह उनके अलग अलग थे। और यदि देखा जाए तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और कई जनसमूहों को जोड़ करके यह बना था। और इसमें अनेक क्षेत्र भी शामिल होते थे, जैसे आपका ट्यूराल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटेनलैंड था। इन सभी के साथ साथ इसमें बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ से कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे लोग। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे जो इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे इसमें। तो हंगरी में लोग मगयार बोलते थे, जबकि बाकी जगह पर लोग विभिन्न बोलियां बोला करते थे। लेकिन वहाँ पे जो गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोला करता था, जो बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा जो हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो सीमा के भीतर भारी संख्या में लोग जो थे, भारी संख्या में लोग खेती करने वाले थे। और यहाँ पर उन लोगों का ऐसा जो समाज था, तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व को सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, क्योंकि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वहाँ पे बैठने वाले जो राजा थे, उनमें वहाँ की जनता का आस्था जो था वह लगा हुआ था, और यह आस्था के चलते ही जो निष्ठा थी लोग जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विस्तार कैसे उभरा। कई राजतंत्र ही तो था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का ही तो विभिन्न क्षेत्रों में था, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में था, और वहाँ भी लोग अलग अलग भाषा बोला करते थे, उनकी बोली भाषाएं अलग अलग थीं, है ना, बटे हुए थे लोग। तो वहाँ पर क्या होता है समाज में कि एक कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग का उत्थान होता है, और कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग जब समाज में आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। जो कुलीन वर्ग होते हैं मतलब धनी संपन्न वर्ग, इस वर्ग में जो था एक जीवन शैली में लोग बंधे हुए थे। साझा मतलब एक समान जीवन शैली में लोग बंधे हुए थे। क्षेत्रीय विभाजन के आर पार जो है सो व्याप्त थी, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जो है सो शहरी हवेलियों की मालिक थे, जायदाद उनका ज़्यादा था, मतलब संपत्ति उनकी ज़्यादा थी। क्या थी? संपत्ति और जायदाद जो था उनका ज़्यादा हुआ करता था।
और इस तरीके से जो राजनीतिक कार्यों के लिए जो उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषाएं बोलते थे? वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते थे। उनके परिवार आपस में, जो कुलीन वर्ग था, उनके परिवार आपस में वैवाहिक संबंधों से भी जुड़े हुए थे, इसलिए रिश्तेदारी उनमें थी। और इन रिश्तेदारी के चलते जो यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग था, उनका जो साम्राज्य था, उनका साम्राज्य लिहाजा जो शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या के लिहाजे से देखा जाए तो छोटा ही समूह था, क्योंकि जनसंख्या के अधिकांश लोग तो कृषक ही थे वहाँ पे और कृषि कार्य किया करते थे। उनके पास संपत्ति बहुत कम थी, कुलीन वर्ग के पास संपत्ति ज़्यादा थी, लेकिन कुलीन वर्ग की, क्लर्जी क्लास की जो पादरी वर्ग था, उनके पास संपदा ज़्यादा था, लेकिन जनसंख्या उनका कम था। और जो ज़्यादातर ज़मीन थे वे लोग अपना किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, उसके ऊपर वे लोग बांट दिए थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिन पर भूदास खेती किया करते थे। और पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में जो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे देखिए, मनुष्य हमेशा से एक खोजशील प्राणी रहा है, हमेशा से वह नवीन नवीन चीज़ों का खोज करने में इसकी रुचि रहती है मनुष्यों की। और प्रारंभ में लोग खेती कृषि कार्य करते थे, लेकिन कृषि कार्य से हट करके लोग धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य पर जो है सो बढ़ने लगे और शहरों का विकास होने लगा। लोग शहर में जाने लगे, शहर में रहने लगे, शहर में विभिन्न कल कारखाने इत्यादि खोले गए, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य वगैरह की सुविधाएं वहाँ पर बनाई गई। और इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के जो सेकेंड डिकेड में वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौर स्टार्ट होता है, मतलब औद्योगिकीकरण की दौर स्टार्ट होता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, औद्योगिकीकरण क्या होता है, इसको समझने की आवश्यकता है कि औद्योगिकीकरण क्या है। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि जब पहले व्यक्तियों के द्वारा काम होता था, जब व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों को मशीनों के माध्यम से किया जाने लगे बड़े स्तर पर, तो वैसे ही समय को, वैसे ही घटना को इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण कहा जाता है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था ऐसा, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में जो है इसी दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर भी हुआ था। मतलब ब्रिटेन में भी स्टार्ट हुआ और अदर फ्रांस और जर्मनी वगैरह में भी स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। और इंग्लैंड में अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ क्यों हुआ। ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण प्रारंभ होने की कौन कौन दशाएं थीं या कारण क्या था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण प्रारंभ होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहाँ पर लोहे की खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में थी। वहाँ के लोगों के पास धन संपदा की कमी नहीं थी और जो भी युद्ध हुए उन युद्धों में ब्रिटेन का नुकसान बहुत कम हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति का पालन किया करता था। और यह तुष्टीकरण की नीति का पालन करने से क्या होता है कि अपने आप को युद्ध से बचे रहना और दूसरे देशों को युद्ध में झोंक देना या उन्हें आपस में लड़ा देना और अपने आप को बचाए रखना। तो इस तरीके से ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ और नए नए मशीनें लगाए गए वहाँ पर। जो बहुत श्रमिक समूह वर्ग के लोग थे वहाँ पर, मध्यम वर्ग जो थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, सेवा क्षेत्र के लोग थे, इन सारे लोगों का वहाँ पर क्या होता है, वे लोग अस्तित्व में आ जाते हैं। और जो मध्य और पूर्वी यूरोप की इन समूहों का जो आकार था 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा ही था, लेकिन कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति जब हुआ वहाँ पर, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेषाधिकार मिला हुआ था, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब, जो किसान थे, उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, कर ज़्यादा वहाँ से लिया जाता था। और जब कुलीन वर्गों की विशेषाधिकार समाप्ति होती है तो शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए।
किसके बीच हुए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे, प्रसिद्ध हुआ था। और तब यह संभव हुआ जब कुलीन वर्गों का, पादरी वर्गों का जो विशेषाधिकार था, जो स्पेशल राइट उनको मिला हुआ था, वो चीज़ें समाप्त हो गई थी। अब यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उदारवाद। उदारवाद शब्द क्या होता है कि उदारवाद लिबरलिज्म से बना हुआ है। उदारवाद का मतलब होता है, उदारवाद का मतलब होता है कि यह शब्द समानता और स्वतंत्रता को इंडिकेट करता है। लिबरलिज्म वर्ड प्रेफर टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यह समानता और स्वतंत्रता को इंडिकेट करता है कि समानता मतलब पूरे विश्व में समानता आए और एकता स्थापित हो। और इसमें यह भी बात कही जाती है कि इसमें जो ट्रेड बैरियर्स विभिन्न कंट्रीज लगाए रहते हैं, उन ट्रेड बैरियर्स की समाप्ति होना, ट्रेड बैरियर्स की समाप्ति करना, समझ गए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकता उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच में फैला। और उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, वे क्या सोच था उनका, इसके बारे में आप यहाँ पर देखें कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे वहाँ पर। तो यूरोप के 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग के डिकेड में यदि आप चर्चा करेंगे तो वहाँ पर उदारवाद से लोग जुड़े हुए थे, करीब से लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द है, लैटिन भाषा का मूल शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है आज़ाद, फ्रीडम। लिबरलिज्म वर्ड जो है यह लैटिन भाषा के मूल लिबर वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद या फ्रीडम। तो इस तरीके से मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो स्वतंत्रता और समानता का बहुत बड़ा पक्षपोषक जो विचार है वह उदारवाद है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी उदारवाद का विचार जो है निरंकुश शासक पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। उदारवाद जो था यह निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना चाहता था, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करना था, और जो कुलीन वर्ग थे उनके भी विशेषाधिकारों को समाप्त करने पर बल दिया करता था। निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, क्योंकि उदारवादी जो थे वे निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ेंगे, जब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो वहाँ की एक विशेषता है कि उस वस्तु का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। और यही शब्द भारत में भी नियर अबाउट 1991 में क्या हुआ कि भारत में भी जो है सो LPG आया था। LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बच्चों, जो LPG का मतलब होता है वह है लिबरलाइजेशन, वह है प्राइवेटाइजेशन, वह है ग्लोबलाइजेशन। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण पर जोड़ दिया गया। मतलब कि जो व्यापार हैं, विश्व के देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वे व्यापार एक देश से दूसरे देश में आसानी से कर सकें। तो ऐसा विभिन्न देशों को माहौल बनाने के लिए अपने यहाँ जो प्रतिबंध विभिन्न देश लगाए हुए थे, उन प्रतिबंधों को हटा करके जो उद्योगपति हैं वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, वे कहीं भी आ जा सकती हैं। इस पर जोर देने का प्रयास किया गया था। और लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, क्योंकि यहाँ पर जो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्रांतिकारी जो यहाँ पर आप याद करें कि क्रांतिकारी जो फ्रांस थे, उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, क्योंकि फ्रांस में उदारवाद सबसे पहले वहाँ पर बढ़ा। और मत देने का राइट जो था वे संपत्तिवान पुरुषों को था, जो सरकार को टैक्स पे किया करते थे। वहाँ पर महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था, या संपत्ति विहीन जो लोग थे उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। वहाँ पर थोड़े समय के लिए क्या हुआ कि जो जैकोबिन शासन के लिए समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता जब बनती है फ्रांस में, फ्रांस ने जब अपनी नेपोलियन संहिता बहुत सारे सुधार करता है, तो सीमित मताधिकार वापस पुनः चली आई थी। इससे महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं पतियों के अधीन कर दिया। मतलब महिलाओं को
अधिकार उन्हें न दिया गया, महिलाओं को उन्हें एक अधिकार प्रदान न किया गया, जिसके चलते संपूर्ण 19वीं सदी 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए, जिससे महिलाएं और संपत्ति विहीन पुरुष को भी मत का अधिकार मिले। इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक मांग किया अपने यहाँ की सरकार से, और ये कितने सफल हुए कितने असफल हुए इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत पहले जब महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को जब मताधिकार नहीं मिला हुआ था, तो उनकी राजनीतिक मांग के चलते वहाँ की सरकारों को भी झुकना पड़ा और बहुत बाद में आकर के उन्हें भी मताधिकार प्रदान करना पड़ा। जबकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही हमारे यहाँ मताधिकार जो स्त्री पुरुष समान व्यक्ति को दिया गया, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसे कहते हैं आप, कि मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो एक निश्चित आयु पूरा करने के बाद सभी लोगों को मत का अधिकार दे दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो वहाँ पर उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था उदारवाद। और 19वीं सदी के मध्य में जो मध्यम वर्ग जो उदय हो रहा था, उसकी यह मांग थी। तो आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। जैसे नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से जो यूरोप के अनेक क्षेत्रों को यह जीत लिया था और 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा हुआ करती थी, नापतोल हुआ करता था। और 1833 ईस्वी में जो हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी जो थे, उन्हें 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। कितने? 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? इन सभी सीमा शुल्कों को समाप्त कर देता है और इन समाप्त करके उन्हें हर बार 5% जो कर देना पड़ता था। तो इसलिए शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे और यहाँ पर नाप तौल की व्यवस्था भी अलग अलग थी। लेकिन जो नेपोलियन ने क्या किया कि एक व्यवस्था लागू कर दिया था और कपड़े को नापने का पैमाना जो था वहाँ पर एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती रहती थी। मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है सो क्षेत्र में माप तौल का जो एले था तो वह बदलता रहता था। और वहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट में अगर एक कपड़ा खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था और मेंस में 55.1 सेंटीमीटर मिलते थे, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलते थे और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलते थे। मतलब माप तौल का जो सिस्टम था, जो कपड़ों के माप तौल के सिस्टम थी, मेजरमेंट का सिस्टम था, वह भी क्षेत्र के हिसाब से घटता बढ़ता रहता था, उसमें भी परिवर्तन होता रहता था। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, एक नया वाणिज्यिक वर्ग ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे क्षेत्र में यह तर्क देते हैं कि इससे क्या होता है कि उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आने जाने में, बेचने में बहुत महंगाई पड़ता है और आवागमन बाधित होता है। इसके चलते क्या हुआ कि 1834 में प्रशा की पहल पर, प्रशा जो था, प्रशा भी एक प्रांत था, तो 1834 में 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? जॉलवेराइन स्थापित किया जाता है और वहाँ पर अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। क्या हो गए थे? अधिकांश जर्मन राज्य वहाँ पर शामिल हो गए और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, क्योंकि शुल्क अवरोध यदि समाप्त नहीं होता तो आवागमन में वस्तुएं महंगी हो जाती, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब 5% टैक्स जब लगेगा तो टैक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी और मेजरमेंट के सिस्टम भी अलग अलग थे जो बाधा उत्पन्न करते थे व्यापारियों को। इसलिए इसे वहाँ पर क्या किया गया कि जॉलवेराइन स्थापित किया, मतलब जो प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया और उसी को कहा गया कि कर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया और अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए इसमें। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी और जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा
रेलवे के जाल ने गतिशीलता लाई, रेल बढ़ने लगे और आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण का सहायक बनाया। और वहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया, क्योंकि जब इकोनॉमिकल कंडीशन सही होगा, लोगों के पास मनी वगैरह सही होंगे, लोगों की आय ज़्यादा बढ़ेगी, तो लोगों की सोच विचार भी बढ़ते हैं, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ते हैं, लोग अपनी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, उनका लेवल जो स्टैंडर्ड लेवल होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, वह बदलने लगता है। और इन सब चीज़ों के चलते जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बटे हुए क्षेत्र थे वे सब जो है सो बंटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विवाद प्रारंभ होता है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद उदय लेता है वहाँ पर। और रूढ़िवाद से क्या होता है, रूढ़िवाद क्या कहता है कि वह राजतंत्र को ही बनाने में समर्थक था। 1850 में नेपोलियन की हार के बाद 1815 में नेपोलियन की जब हार हो जाती है, तो नेपोलियन के हार के बाद वहाँ पर क्या होता है कि अलग तरीके से वहाँ पर एक व्यवस्था किया जाता है। क्योंकि 1815 में 1900 वाटरलू में जब नेपोलियन का हार हो जाता है, तो यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है, परिवार है, इसको बनाए रखना चाहिए। मतलब जो प्राचीनतम पद्धति समाज की चली आ रही थी वह बनी रहनी चाहिए, ये रूढ़िवादियों का मानना था। रूढ़िवादी कहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो, अचानक परिवर्तन न हो। और रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। क्योंकि वे राजतंत्र, जैसे नेपोलियन के पहले यदि आप राजतंत्र को देखेंगे, जैसे लुई 16 वगैरह का जो राजतंत्र का शासन था, उस समय की जो व्यवस्थाएं थीं, रूढ़िवाद उसे भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा निरंकुशता आ गया था शासन में। लेकिन वहाँ पर जब क्या होता है कि जब वहाँ पर रोबेस्पियर का शासन आता है और रोबेस्पियर भी जब निरंकुश हो जाते हैं, तब वहाँ पर कुछ लोगों में डायरेक्टरी रूल आती है फ्रांस में। और डायरेक्टरी रूल मतलब 5 लोगों में शक्तियाँ बांट दी जाती हैं। कुछ लोग कानून बनाते हैं, कुछ लोग लागू करते हैं, कुछ लोग उसकी व्याख्या करते हैं। तो जब बांट दिया जाता है, तो बांटने के बाद मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त कर दिया। लोकतंत्र का हत्यारा तो नेपोलियन था ही, लेकिन नेपोलियन ने जैसे पहले की राजा लोग शासन किया करते थे जनता पर, जैसे पहले के राजा लोग कब्जा करने की कोशिश करते थे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, नेपोलियन ने राजतंत्र तो लाया, लेकिन वैसा राजतंत्र जैसे पहले रहा करता था निरंकुशवादी, वैसा राजतंत्र नेपोलियन ने नहीं लाया। नेपोलियन ने समाज में परिवर्तन भी लाया। इसलिए जो रूढ़िवादी, जो प्राचीनतम पद्धति वाले थे, जो मतलब यूं कहें कि आधुनिक राजतंत्र की स्थापना करने का काम अगर किसी ने किया तो नेपोलियन ने किया। और लोगों ने नेपोलियन का दलील देने लगे कि वो राजतंत्र सही नहीं था जो पहले था लुई 16 वगैरह के समय का, लेकिन नेपोलियन के समय का राजतंत्र यदि लागू हो समाज में तो वह सही है, वह समाज को मजबूत बना सकता है, और वह आधुनिकीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में आगे लेकर जा सकता है, और देश मजबूत हो सकता है, राज्य मजबूत हो सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ वहाँ पर कि 1815 में ब्रिटेन हो, रूस हो, प्रशा हो, ऑस्ट्रिया हो, जैसे यूरोपीय शक्ति जो थे मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं। और हरा करके नेपोलियन को जो है सो वहाँ पर एक वियना सम्मेलन होता है, और वियना सम्मेलन में क्या होता है, वियना कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर, जहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। इसका मेज़बानी किसने किया था, तो इस बात को याद कीजिएगा, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका मेज़बानी किसने किया था, तो मेज़बानी उसका ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था साथियों। और इसमें लगभग 1815 की जो वियना संधि थी यहाँ पर तैयार, जिसका उद्देश्य यह था कि सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान हुए थे। तो यह गलत थी, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था, वह समाज के लिए सही था, वह एक आधुनिक राजतंत्र को ला रहा था। लेकिन कुछ जो
रूढ़िवादी थे। उन्हें लगता था कि नेपोलियन जिस गति से अपनी साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा है, यदि ऐसे ही बढ़ाता रह गया तब तो राजतंत्र जो है, अनेक राजा हैं जो राजतंत्र जिससे टिका हुआ है वह राजतंत्र समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे जो बदलाव, उसको ख़त्म करने की कोशिश करने का प्रयास किया जाने लगा। और फ्रांसीसियों क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया गया था, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसका नेपोलियन के समय में किया गया था। तो फ्रांस की सीमाओं पर कई ऐसे राज्य स्थापित कर दिए गए बच्चों, जो भविष्य में इसलिए स्थापित किए गए जिससे कि फ्रांस का और विस्तार न हो सके, और अनेक राजा छोटे छोटे क्षेत्रों में बैठा दिया गया। तो रूढ़िवादी जो थे उनका विचार कुछ अलग तरह का था। वे चेंजेबल नहीं थे, वे चेंज समाज को ज़्यादा नहीं करना चाह रहे थे, वे प्राचीनतम पंथी में विश्वास किया करते थे। और जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया था, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सेस्नी का एक हिस्सा प्रदान। ये सब देखिए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को तो नाम आपको याद करना पड़ेगा, मैप में देखना पड़ेगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो यह जो देखिए नेपोलियन ने अपने समय में जो यूरोप के 39 राज्यों का जो जीत करके एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा जाता है बाद में, और बहुत सारे क्षेत्रों को इधर उधर करके उसको बांट दिया जाता है, और इन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था ऐसे राजतंत्र को। तो यहाँ पर साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था, और 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो थी निरंकुश थीं, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं। उन्हें समाज में परिवर्तन सही नहीं लगता था। उन्हें सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। मतलब ये तो गलत था समाज में, जो प्रतिबंध लगाए गए सेंसरशिप, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पे सेंसरशिप जो लगा दिया गया था, ये गलत था। तो रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ जो लोगों ने आवाज़ उठाया, राष्ट्रवादियों ने जो आवाज़ उठाया, उन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि उदारवादी विचारधारा जब जोड़ पड़ने लगा तो रूढ़िवाद की जो ताकत थी वह कमज़ोर होने लगा। तो इस तरीके से कैसे यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, कैसे क्रांतिकारियों ने अलग अलग मांग करके एक नया राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्र राज्य बनाने की परिकल्पना प्रारंभ करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे साथियों। तो आज तक जो क्लास आपने पढ़ा, आज तक जो चीज़ें मैंने बताया आपको, इसे आप लोग पढ़ करके चीज़ों को नोट कीजिएगा और कई बार सुनने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से पुख्ता हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।